नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। साथ में हमारे धर्मापणा मर्चेंडाइज स्टोर पर भी जाएं और वहां नई-नई वस्तुएं आई हैं, उनको अवलोकन करें। ममता दीदी की समस्या दिनों-दिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन ऐसा लग रहा है जैसे कि सभी मिलके बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब आप ये देखिए कि अब तो सभी लोगों को पता चल गया कि किस प्रकार से कपिल सिब्बल की धुलाई की गई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ-साफ कह दिया कि भाई किसी भी तरह से आप आधार कार्ड के ज़रिए किसी विदेशी को भारतीय नहीं बना सकते। ये भी कह दिया और ये भी कह दिया कि साहब आप क्या चाहते हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन जो है केवल एक पोस्ट ऑफिस की तरह काम करे? और ये सब बात कह के वो बाकी जितनी भी अलग-अलग याचिकाएँ आई थी उनको अलग-अलग टाइम से पोस्ट कर दिया, और ये अवश्य कहा कि भाई यदि आवश्यकता पड़ी तो हम इस पर विचार करेंगे कि भाई उसका समय सीमा बढ़ाई जाए। तो भाई समय सीमा बढ़ाई जाने की जहाँ तक बात थी, तो समय सीमा तो इलेक्शन कमीशन ने अपने आप बढ़ा दी, और जो अंतिम तिथि 4 तारीख थी, उस 4 तारीख को बढ़ा के 11 तारीख कर दिया, और 11 तारीख किया वैसे सही किया। कारण ये कि भाई ये इस समय आप देखें कि 9 तारीख तक तो पूरी तरह से सावे चल रहे हैं। सभी लोग शादियाँ कराने में व्यस्त हैं, करने में भी और कराने में भी। तो चूँकि ये इतना बड़ा शादी का मौसम है, तो इसको देखते हुए ये जो समय सीमा आगे बढ़ा दी गई, उससे एक और समस्या पैदा हो गई ममता दीदी के लिए, क्योंकि ममता दीदी का मुख्य जो आरोप था वो ये था कि साहब समय बहुत कम है। तो लीजिए समय बढ़ा दिया। अब समय बढ़ाने के बाद में जो 7 फरवरी तक फाइनल पब्लिकेशन की बात थी, उसको भी आगे बढ़ा के और 14 फरवरी कर दिया गया। अब ममता दीदी के पास में जो थोड़ा बहुत एक हथियार भी था, ये चिल्लाने का कि साहब देखिए समय सीमा बहुत कम है, समय सीमा बहुत कम है। तो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि साहब कि हमारे पास सभी जगहों से ये निवेदन आए थे, इस प्रकार के रिप्रेजेंटेशंस आए थे, तो हमने इसके ऊपर विचार करके अपने आप ही है, अपने स्वविवेक से ये समय सीमा बढ़ा दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उधर झाड़ लगा दी, इलेक्शन कमीशन ने इधर काम कर दिया। ऊपर से अब देखिए एक नई समस्या पैदा हो गई कि कोलकाता हाई कोर्ट ने और एक समस्या पैदा कर दी ममता दीदी के सामने। और ममता दीदी के सामने ये कहा कि आप जो 600 किलोमीटर हमारी फेंसिंग जो है, सिक्योरिटी फेंसिंग जो हमारी बॉर्डर फेंसिंग है, उसको लगाने के लिए ज़मीन नहीं दिलवा रही हो, ये एक नेशनल सिक्योरिटी इश्यू है। और नेशनल सिक्योरिटी इश्यू में आप यहाँ पर हस्तक्षेप कर रही हैं, और उसको आप नेशनल सिक्योरिटी में बाधा बन रही हैं। इसलिए आप बताइए, अगली सूचना तक, अगली तारीख को आपको ये बताना पड़ेगा कि क्यों ना हम इसके ऊपर कोई आदेश पारित करें। अब ये गंभीर आरोप है, विशेषकर उस समय जब एसआईआर में साफ-साफ टीएमसी को बहुत सारी बातें इलेक्शन कमीशन ने कह दी। मैंने आपको बताया था कि क्या-क्या उन्होंने कह दिया इलेक्शन कमीशन ने टीएमसी को टीएमसी से ये कहा कि आप जो है कृपया बीएलओज़ को धमकाएँ नहीं, उनके ऊपर दबाव नहीं डालें। एक बात ये कह दी उनसे, और दूसरी बात ये कह दी कि साहब कि ये जो संवैधानिक दायित्व है, ये आपका भी है, इसको पूरा करवाना, और यदि आप इस संवैधानिक दायित्व का निर्वहन नहीं करेंगे, तो आप समझ लीजिए कि आप कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन कर रहे हैं, ये बात आप मान जाइए। इसके अतिरिक्त तो और भी छोटी-छोटी कई बातें थी जिनको नहीं माना, और पूरी तरह से नतमस्तक करने पर विवश कर दिया। यहाँ तक कि आप ये देखिए कि ममता दीदी ने जो वक्फ कानून का क्रियान्वयन करने से मना कर दिया था पश्चिम बंगाल में, उन्होंने अब उस वक्फ कानून का क्रियान्वयन करने के लिए भी आदेश निकाल दिया। तो ये तो दिखा रहा है कि दीदी का जो कॉन्फिडेंस है वो कुछ हिला हुआ है। यद्यपि वो बातें अभी भी करती हैं,
और ज़मीन पर उनकी पकड़ अभी भी है, वो सारी बातें हैं। लेकिन जिस प्रकार से ये पता चल रहा है कि आरंभिक गणना में ही 40 लाख लोग जो हैं, वो मृत पाए गए और 40 लाख मृत लोगों को अलग कर दिया गया है। तो अभी ये खाली 40 लाख लोगों की मृत की संख्या है। इसके अतिरिक्त जो अन्य एन्यूमरेशन फॉर्म वापस नहीं हो रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि अन्य स्थानों पर तो एन्यूमरेशन फॉर्म अधिकतर वापस हो गए थे, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो एन्यूमरेशन फॉर्म्स हैं, वो लगभग 50% वापस ही नहीं आ रहे हैं। भाई अगर 50% एन्यूमरेशन फॉर्म वापस नहीं आए ममता दीदी, तो आपका क्या? हम तो अब सोच भी नहीं पा रहे हैं आपका क्या होगा। अलग-अलग तरह के अनुमान हैं। दूसरी तरफ से सीएए के मुद्दे पर ममता दीदी के लिए बड़ी बुरी खबर है और वो ये है कि लगातार सीएए के जो सर्टिफिकेट हैं वो बाँटे जा रहे हैं और उनके बाँटने की गति में बहुत ही अधिक तेज़ी आ गई है। जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मथुआ महासंघ कह रहा है कि उनके अनुसार लगभग 1 करोड़ लोगों के 1 करोड़ लोगों के सर्टिफिकेट जारी होने हैं। अब आप ये सोच लीजिए कि अगर ये 1 करोड़ लोगों के ये सर्टिफिकेट जारी हो गए और उसमें 50 लाख भी वोटर निकल आए, तो ये वोट किधर जाएँगे? इसके लिए बहुत समय है और सीएए की प्रक्रिया में स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं बचा है पश्चिम बंगाल में, ज़ीरो रोल। सारा का सारा काम सेंट्रल एजेंसीज़ के मार्फत हो रहा है, उनके माध्यम से हो रहा है। दूसरी तरफ उनके जो दूसरे सहयोगी हैं, बांग्लादेशी, बांग्लादेशी अपने क्रियाकलापों से भारत में और भी रोष का निर्माण कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भारत और कुछ नहीं कर रहा है कि भारत ने और भी कुछ कर दिया। मान लीजिए कि अभी भारत ने 3 बेस और बना दिए हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ किशनगंज में और चोपड़ा में और पश्चिम बंगाल और धुबरी में, असम में। ये 3 बेस पहले से ही बन चुके हैं और यहाँ पर ये रेगुलर फोर्सेस खाली ये कोई डिफेंसिव फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पूरी तरह से यहाँ पूरी तरह से ऑफेंसिव फॉर्मेशंस भी हैं। यहाँ पर इंटेलिजेंस एजेंसीज और जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के लिए भी काफ़ी संख्या में यहाँ फ़ोर्स है। अब ये जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन वाली फ़ोर्स है, ये कर क्या रही है? ये जानकर भी आपको आश्चर्य होगा कि ये लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पर? ये लोग बहुत बड़ी संख्या में बांग्लादेशियों को वापस भेज रहे हैं। वापस भेजने का कार्य केवल सरकारी या सिविलियन संस्थाएँ नहीं कर रही हैं। इनको और भी अधिक बढ़ावा देने में इन इंटेलिजेंस एजेंसीज का बहुत बड़ा हाथ है और बहुत आसानी से इनका पुशबैक किया जा रहा है और पुशबैक उसी चिकन स्नेक से किया जा रहा है जिसको मैं आपको बता चुका हूँ कि वो राइनोज नेक बन गई है। वो राइनोज नेक इसलिए भी बन गई है कि उस पूरे क्षेत्र में भारतीय एजेंसीज का जाल बिछा हुआ है। वो कोवर्ट ऑपरेशंस नहीं है, सारे के सारे कोवर्ट ऑपरेशंस हैं। उन कोवर्ट ऑपरेशंस के माध्यम से इतनी बड़ी संख्या में पुशबैक हो रहा है कि हम और आप कल्पना नहीं कर सकते। ये संख्या लाखों में है, लाखों में। यानी आप ये समझें कि 40 लाख मर गए, 40 लाख मरे हुए पाए गए। ये संख्या 22 लाख थी शायद बिहार में, 22 या 23 लाख। इसके अतिरिक्त बंगाल में बहुत बड़ी संख्या घुसपैठियों की है, वो घुसपैठिए भागे भी जा रहे हैं और जो हैं वो भी एसआईआर के चक्कर में फॉर्म भर नहीं रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर हमने कहीं भर दिया फॉर्म, दूसरे लोगों के हाथ लग गया, उनको पता चल गया और उसमें ये पाया गया कि हम घुसपैठिए हैं, तो हमारे ऊपर फॉरेनर्स और इमिग्रेशन एक्ट में कार्रवाई हो जाएगी। दीदी क्या करें आखिरकार? दीदी जो है आगे कुआँ और पीछे खाई और बगल में दलदल, दोनों तरफ। तो दीदी तो अब खड़े होकर पूरी तरह से किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई है कि आखिरकार कैसे मैनेज होगा ये सारा मामला। बड़ी ही दिक्कत का बायस हो गया है ये सब कुछ और इसमें ना केवल केंद्रीय संस्थाएं सम्मिलित हैं, पब्लिक भी सम्मिलित हो गई है और पब्लिक इधर-उधर बताती घूम रही है।
कि भई ये देखिए ये यहाँ पर घुसपैठिया है, वो वहाँ पर घुसपैठिया है। और जब नहीं सुनते हैं तृणमूल वाले तो उसको ट्विटर पे करके वायरल कर देती है। वहाँ पर एक स्पेशल इलेक्टोरल रोल ऑब्जर्वर और नियुक्त हो गए, मैंने आपको कल भी बताया, सुब्रतो दास जी। अब उनके चलते जो है वो सीईओ साहब भी अगर मान लीजिए कभी सोचे हैं कि वही उस काडर में है वो और काडर के साथ में कुछ जिसको कहते हैं कि फेथफुलनेस कर दें, तो वो भी अब संभव नहीं है। अब वो भी संभव नहीं है। हर तरफ से ममता दीदी घिर चुकी हैं, इसलिए मेरी ये भविष्यवाणी है कि ममता दीदी शीघ्र ही कोई ऐसा कारनामा करेंगी जिससे कि इस मामले से पूरी तरह से ध्यान भटकाया जा सके और वो क्या होता है ममता दीदी क्या, आप सब जानते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।